भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स यानी जल प्रपातों के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम रटने के बोरिंग तरीकों को पीछे छोड़ रहे हैं और एक 3 डायमेंशनल मेंटल मैप के जरिए इन प्राकृतिक अजूबों को समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, 455 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता हुआ पानी। मतलब ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की आधी ऊंचाई से भी ज्यादा है। ये विशाल आंकड़ा आज के हमारे इस ज्योग्राफिकल सफर का स्केल तय कर रहा है। इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहले हम वाटरफॉल्स के निर्माण को समझेंगे, फिर भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स पर नजर डालेंगे, इसके बाद मध्य और पश्चिमी केंद्र, फिर पूर्वी और दक्षिणी प्रपातों की बात होगी, आगे पूर्वोत्तर और सीमाओं को देखेंगे और अंत में एक भूगर्भीय दृष्टिकोण। बस यही हमारा आज का रूट मैप है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, वाटरफॉल्स का निर्माण यानी चट्टानों की लड़ाई। अब अलग अलग लोकेशंस पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रकृति में ये वाटरफॉल्स बनते कैसे हैं। इसके पीछे का जियोलॉजिकल मैकेनिज्म काफी दिलचस्प है। होता क्या है, जब कोई नदी बहते हुए पहले एक कठोर चट्टान और उसके तुरंत बाद एक मुलायम चट्टान से टकराती है, तो पानी के भारी दबाव से मुलायम परत तेजी से कटने लगती है, लेकिन कठोर चट्टान अपनी जगह डटी रहती है और वहां एक क्लिफ या खड़ी ढलान बन जाती है और बस वहीं से पानी सीधे नीचे गोता लगाता है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स, द सुपरलेटिव्स। भारत के इन चैंपियंस की बात करें तो जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है कर्नाटक का पूरी तरह से दबदबा। मतलब यही वराही नदी पर 455 मीटर ऊंचा सीढ़ीदार कुंचिकल वाटरफॉल्स है। भारत का सबसे चौड़ा जोग जलप्रपात भी यही है और कावेरी नदी पर बेहद शक्तिशाली शिव समुद्रम भी। शिव समुद्रम के बारे में कमाल का फैक्ट यह है कि इसके पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि 1902 में इसने एशिया के पहले बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन को पावर दी थी। अब इतने सारे फैक्ट्स याद कैसे रहें? इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी एंकर है। शराब पीकर कोई जोग नहीं कर सकता। ये एक बड़ी ही मजेदार फोनेटिक ट्रिक है जो शरावती नदी को सीधे जोग जलप्रपात से लिंक कर देती है। ऐसे क्रिएटिव ट्रिक से हमारा दिमाग कभी डिटेल्स नहीं भूलता। यहाँ एक बहुत ही खास आकृति को समझना जरूरी है, हॉर्स शू या घोड़े की नाल जैसी शेप। इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है उसे भारत का नियाग्रा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसका आकार बिल्कुल ऐसा ही है। होता यह है कि नदी के बीच वाले हिस्से में पानी का वॉल्यूम और स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिससे बीच की चट्टान किनारों के मुकाबले बहुत तेजी से कटती है और ये शानदार अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर रूप ले लेती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मध्य और पश्चिमी केंद्र, नदियां और घाटियां। चलिए देखते हैं कि ये पूरा विज्ञान मध्य और पश्चिमी भारत में कैसे लागू होता है, जहां टोपोग्राफी की दिशा पूरी तरह से नर्मदा नदी तय करती है। मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, नरम चीजें जल्दी धुआं नहीं छोड़ती। ये वाक्य नर्मदा नदी के लिए नरम और धुआंधार जलप्रपात के लिए धुआं को एकदम परफेक्ट तरीके से जोड़ देता है। इस ट्रिक से थोड़ा आगे बढ़ें तो धुआंधार के पीछे की असली साइंस सच में हैरान कर देने वाली है। असल में जब भेड़ाघाट में नर्मदा का भारी पानी सफेद संगमरमर की कठोर चट्टानों पर जोर से गिरता है तो पानी एकदम बारीक बूंदों में टूट जाता है और इसका नतीजा हवा में तैरते हुए सचमुच धुएं या कोहरे जैसा एक परमानेंट बादल बन जाता है। पश्चिमी भारत और कुछ अन्य प्रमुख वाटरफॉल्स को भी साधारण ट्रिक से बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे राजस्थान में चंबल नदी पर चूलिया के लिए CH और CH का जोड़ा, गोवा के शानदार एकदम दूध जैसे सफेद दूध सागर जलप्रपात के लिए मंडी शब्द को मंडवी नदी से जोड़ना, और बिहार के नवादा में ककोलत के लिए नवा कोका कोला जैसी ट्रिक्स। बस ये नाम पल भर में दिमाग में सेट हो जाते हैं। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, पूर्वी और दक्षिणी प्रपात, अद्वितीय भूगोल। पूर्वी पठारों और सुदूर दक्षिण की तरफ जाने पर इन वाटरफॉल्स का लुक और इनके बनने के कारण पूरी तरह बदल जाते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो एक ट्रिक बहुत काम आती है, हुंड्रू में स्वर्ण रखा है। ये ट्रिक 98 मीटर्स ऊंचे रांची के हुंड्रू जलप्रपात को छोटा नागपुर पठार की स्वर्ण रेखा नदी से बिना किसी कंफ्यूजन के जोड़ देती है। हुंड्रू को गुल्लक से और स्वर्ण को सोने से जोड़कर इसे आसानी से याद रखा जा सकता है।
अगर हम दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ चलें तो वहां थलैयार जलप्रपात है, जिसे रैट टेल या चूहे की पूंछ का अजीब लेकिन एकदम सटीक नाम दिया गया है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा टोपोग्राफिकल फिनोमेना है जहां पानी एक बिल्कुल खड़ी, सपाट और काली चट्टान से एक पतली और अटूट धार के रूप में गिरता है। पानी को हॉरिजॉन्टली यानी दाएं बाएं फैलने की बिल्कुल जगह ही नहीं मिलती। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, पूर्वोत्तर और सीमाएं, प्रकृति के बॉर्डर। पूर्वोत्तर भारत की ज्योग्राफी में मौसम के नियम बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए मेघालय का 335 मीटर ऊंचा नौकालिकाई जलप्रपात, यह किसी नदी से नहीं बनता बल्कि पूरी तरह से चेरापूंजी में होने वाली 1100 से 1200 सेंटीमीटर की भारी बारिश पर निर्भर करता है। यह सारा पानी खासी पठार पर जमा होता है और फिर सीधे नीचे गिरता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का सिरकी जलप्रपात और मध्य भारत की रिफ्ट वैली के कपिलधारा, दुग्धधारा और मंदार भी बहुत अहम जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं। अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि दूधसागर, डुडुमा और होगेनकल जैसे जलप्रपात प्राकृतिक रूप से राज्यों की सीमाएं कैसे तय करते हैं। जैसे मांडवी नदी पर दूधसागर कर्नाटक और गोवा का एकदम स्पष्ट बॉर्डर बनाता है। इस तरह के स्ट्रक्चरल टॉपिक्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आप पहुंचे हैं सेक्शन 6 पर, भूगर्भीय दृष्टिकोण यानी कुछ अंतिम आंकड़े। अगर इस पूरे टोपोग्राफिकल डेटा को एक साथ रखें तो शीर्ष ऊंचाइयों के मामले में कुंचिकल स्पष्ट रूप से सबसे ऊपर नजर आता है। ये उसी 455 मीटर वाले आंकड़े को पक्का कर देता है जिसकी चर्चा हमने इस विश्लेषण की बिल्कुल शुरुआत में एक हुक के रूप में की थी। इन सारे तथ्यों से परे हटकर अगर देखा जाए तो ये विशाल प्राकृतिक स्मारक एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करते हैं। ठोस ग्रेनाइट के बीच से लगातार अपना रास्ता बनाते पानी के लाखों साल हमें निरंतरता यानी परसिस्टेंस की शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं? ये साबित करता है कि भूगर्भीय युगों में सबसे कठोर पत्थर के सामने भी पानी की जिद कितनी प्रबल होती है। इसी विचार के साथ हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।